हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम आयलर्स थ्योरम करेंगे। उससे पहले एक रिजल्ट जो हम आयलर्स थ्योरम में यूज करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज द एंगल बिटवीन एनी टू intersecting curves on the surface ठीक। तो अगर हमारे पास सपोज हमारे पास दो कर्व्स हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है u, v, ठीक। और हम मान लेते हैं कि जो dr है, u, v मान लिया हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड let dr vector and curl r vector with the displacements along two curves corresponding to increments du, dv and curl u and curl v। सो जस्ट डी और कर्ल हमने जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए करा है। तो अगर ये मान लेता हूं मैं कि ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ को इस डायरेक्शन में मूव करा, सो इट इज u प्लस डी यू एंड दिस इज v प्लस डी वी, एंड यहाँ पे मान लेते हैं u प्लस कर्ल u एंड v प्लस कर्ल v, ठीक। और अगर हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की मान लो ये ओरिजिन ले लिया, सो दिस इज आर r वेक्टर and it will be r plus dr vector and this will be r plus curl r vector। और इस पॉइंट को हम मिला सकते हैं, that will be dr vector, and इसको भी मिला सकते हैं, it will be curl r vector। So if we write here this origin, so it will be r vector, this will be r plus dr vector, and it will be r plus curl r vector। So definitely this vector will be curl r vector and this will be d r vector, ठीक। So इन दोनों इन डायरेक्शंस के बीच में एंगल निकालना है। ये जो डायरेक्शंस आई डी आर वेक्टर एंड कर्ल आर वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल हमने मान लिया साई है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो डी आर वेक्टर होगा दैट विल बी नथिंग, इट इज r1 वेक्टर, r का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u du and plus r2 vector and r का वेक्टर रिस्पेक्ट टू v and dv। उसी तरह से कर्ल r वेक्टर भी सेम आएगा, जस्ट नोटेशंस डिफरेंट है, कर्ल लगाया हमने। सो r1 वेक्टर कर्ल u वेक्टर प्लस r2 वेक्टर कर्ल v वेक्टर, ओके। अब इन दोनों के बीच में एंगल हमने साई मान लिया। सो डेफिनेटली अगर इन हम एंगल फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी cos ऑफ साई इज इक्वल टू dr वेक्टर डॉट कर्ल r वेक्टर डिवाइड बाई dr वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कर्ल r वेक्टर मैग्नीट्यूड।
सो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो आर डॉट आर R1 डॉट R1 आएगा, सो दैट विल बी ई। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ई डी यू डी कर्ल यू, और फिर हम ना इसका इसके साथ करेंगे, दैट विल बी एफ। ठीक, और जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो भी एफ बनेगा। सो कंबाइन करके एफ, एफ के साथ कोएफिशिएंट जो आएंगे, एक बनेगा डी यू कर्ल वी प्लस दूसरा बनेगा डी वी कर्ल यू। फिर लास्ट इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ई आर डॉट आर टू, दैट इट इज जी, सो दैट विल बी कर्ल वी आएगा और डी वी वेक्टर आएगा। उसी तरह से डिनोमिनेटर अगर चेक करेंगे तो इनका जो डेरिवेटिव लेंथ ऑफ दिस इट विल बी ds, और इसका लेंथ हम मान लेते हैं कर्लेस। ठीक, तो ये आर्क लेंथ है, उसको हमने ds और ये मान लिया। उसी तरह से अगर हम इसको साइन ऑफ फाइव माने तो साइन ऑफ फाइव इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसमें, dr क्रॉस कर्ल मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, और साथ में डिनोमिनेटर में mod of dr vector and mod of curl r vector, and that equal to, अब इनका दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, वो वी कैन फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा डी यू कर्ल वी माइनस कर्ल यू डी वी मैग्नीट्यूड, और साथ में R1 क्रॉस R2 दिस टाइप, एंड डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं ds एंड कर्लेस। ठीक, तो इट इज आर्क लेंथ ऑफ दिस। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, सो व्हाट वी गेट, दिस विल बी डी यू कर्ल वी माइनस कर्ल यू डी वी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ds कर्ल s, एंड दिस विल बी h, कैपिटल H। तो यहाँ से कॉस और साइन आ गया, इससे हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, बट यहाँ पे जो हमारा जो पर्टिकुलर केस हमने डिस्कस करना है कि अगर पर्टिकुलर केस, वो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एंगल निकालना है, हमने एंगल बिटवीन द डायरेक्शन du dv एंड जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्रिक कर्व, नॉट इक्वेशन, पैरामीट्रिक कर्व v इक्वल टू 0, v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट जो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व बनेगी, इसका मतलब है दैट इज dv इक्वल टू 0। सो तब एंगल क्या आएगा इस डायरेक्शन और इस कर्व के बीच में। ठीक, सो डेफिनेटली यहां से हमारे पास ये कर्व हमें दिया है, तो दूसरी डायरेक्शन हम यहाँ पे कर्ल वाली मानते हैं, कर्ल v इक्वल टू 0 आएगा। सो इट मीन्स दैट जो हमारे पास कर्ल r वेक्टर ऊपर हमने लिखा हुआ है उसमें d कर्ल v 0 हो जाएगा, तो सिंपल r1 वेक्टर कर्ल u ही बचेगा, और जो कर्ल s है दैट विल बी कर्ल r का मॉड के बराबर है, सो इट विल बी क्यूब रूट ऑफ e आएगा, क्योंकि मॉड निकालना है तो स्क्वायर करके आएगा, और फिर वन रूट लेंगे, दैट विल बी दिस विल। सो इन दैट केस अगर इन चीजों को हम ऊपर यूज करें तो हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ऑफ साई किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ साई में न्यूमिनेटर में जो कर्ल v विल टर्म है वो तो आपकी 0 हो जाएंगी, तो वी लेफ्ट विद दिस टू टर्म्स, ये
ठीक है, जी वाली टर्म 0 हो जाएगी और डिनोमिनेटर में हम ये वैल्यू यूज कर देंगे, दैट विल बी अंडर रूट ई एंड कर्ल यू ds, ds एज इट इज रहेगा। तो कर्ल यू आपका कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट बी लेफ्ट विद अंडर रूट ई एंड साथ में e इंटू डी यू ओवर डी एस प्लस एफ डी वी ओवर डी एस। ठीक, और इसी तरह से अगर हम साइन साई को चेक करें तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके सिंपल जो बचेगा दैट विल बी h ओवर अंडर रूट ई एंड डी वी ओवर डी एस। ठीक, अब दूसरा केस क्या बनता है कि अगर एंगल हमने u कांस्टेंट v कांस्टेंट की जगह हम क्या करें u कांस्टेंट करें तो क्या एंगल बनेगा। सो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एंगल बिटवीन, सेकेंड इज एंगल बिटवीन the direction du dv एंड u कांस्टेंट के बीच एंगल क्या बनेगा। सो इन दैट केस क्या होगा, हमारे पास जो कर्ल u होगा वो इक्वल टू 0 होगा, और इस केस में जो कर्ल r वेक्टर था वो बन जाएगा हमारे पास r2 वेक्टर dv, कर्ल v बनेगा। और इस केस में जो कॉस ऑफ साई आएगा दैट विल बी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल बी, अच्छा साथ में कर्ल s जो आएगा वो दैट विल बी अंडर रूट जी, क्योंकि इस बार जो है हमारे पास कर्ल u 0 है, तो ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट जी आएगा एंड साथ में बनेगा हमारे पास f डी यू ओवर डी एस प्लस जी डी वी ओवर डी एस एंड साइन ऑफ साई इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट जी डी यू ओवर डी एस। तो दिस इज द thing we need in Euler theorem. So I hope you understand this, how to find angle between the directions on two intersecting curves. So let's start. Students, तो Euler theorems का जो statement है, that is the normal curvature kappa n in any direction can be expressed as kn kappa n is equal to kappa a cos square psi plus kappa b sin square psi, where kappa a and kappa b are the principal curvatures and psi is the angle which the direction du comma dv of the normal section makes with the principal direction dv equal to 0. So this is the statement of Euler theorem and it is very important. Let's now go to the proof. तो प्रूफ में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट r is equal to r of u comma v with the equation of the surface if जो the line of curvature, if the line of curvature we taken as parametric curves, तो पैरामीट्रिक कर्व्स कब बनती है उसके लिए हमने कंडीशंस डिस्कस करी थी। इसमें क्या होता है कि हमारा f और m जो है वो 0 होना चाहिए, देन पैरामीट्रिक कर्व्स अगर है देन तो f आपका 0 आएगा और m भी 0 आएगा एंड द नॉर्मल कर्वेचर का जो फॉर्मूला है
वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा जब इसको यूज करेंगे हम। तो नॉर्मल कर्वेचर कप्पा एन इज इक्वल टू, हमारे पास कप्पा एन जो होता है वो दैट इज एल डी यू स्क्वेयर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वेयर ओवर ई डी यू स्क्वेयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वेयर होता है। तो डेफिनेटली जब m भी 0 है और f भी 0 है तो ये दोनों टर्म यहाँ से, so kappa n becomes kappa n is equal to L du square plus n dv square divided by E du square plus G dv square, इसके बराबर आएगा। Now the principal curvature, the principal curvature kappa A being the normal curvature for the direction dv equal to 0, तो डेफिनेटली उसमें भी dv 0 हो जाएगा। तो कप्पा a जो आएगा हमारे पास आएगा यहाँ से, यहाँ पे जब हम इसको dv 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा L अपॉन E, क्योंकि डी यू डी स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा। और सिमिलरली जब हम प्रिंसिपल कर्वेचर कप्पा v जब लेंगे, जब हम इसका दूसरी डायरेक्शन लेंगे डी यू इक्वल टू 0, तो हमारे पास कप्पा v आ जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन राइट द प्रिंसिपल curvature kappa b being the normal curvature for direction du equal to 0. So कप्पा v क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे du 0 पुट कर देंगे तो इट विल बी n over g. Okay, so now considering a normal section, हमने कंसीडर कर लिया नॉर्मल सेक्शन। नाउ कंसीडर a normal, I hope you understand what is normal section. Normal section लिया हमने of the surface in the direction du comma dv and making an angle psi with the principal direction dv equal to 0. सो यहाँ से अगर हम देखें इसको थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं। फिगर कैसे बनेगा, देखो हमारे पास ये दो कर्व्स ले लिया हमने, ये मान लिया हमने v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कर्व, है ना, पैरामेट्रिक कर्व्स, और ये हमारे पास आ गई u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, सो डेफिनेटली यहाँ से जो टेंजेंट प्लॉट होगा ये
और यहाँ के लिए जो टेंजेंट प्लॉट होगा और सो ये डायरेक्शन ले ली हमने डी यू डी बी, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर टेंजेंट आएगा डेफिनेटली डी वी इक्वल टू 0 और ये होता है डी यू इक्वल टू 0 और ये इस डायरेक्शन में हमने एक डायरेक्शन कंसीडर करी से दैट इज डी यू डी वी, ठीक। ये पॉइंट है उस नॉर्मल सेक्शन के ऊपर, नॉर्मल सेक्शन के ऊपर हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख ली हमने। अब हमने जो ये जो एंगल साई माना है वो किस किस के बीच में माना है, इन दोनों के बीच में, डी यू के बीच में, डी वी और इन दोनों के बीच में एंगल आएगा। सो अब अभी हमने एक आर्टिकल ऊपर डिस्कस करा कि व्हेन एंगल बिटवीन वी इक्वल टू कांस्टेंट के लिए ये वाला केस हमने डिस्कस करा। तो इस केस में जो कोसाइन ऑफ साई है और कोसाइन ऑफ साइन ऑफ साई है वो इसके इक्वल आएगा। तो वी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे f0 है, अगर f0 होगा तो ये चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जो प्रिंसिपल जो लाइन ऑफ कर्वेचर है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे f और m जो होगा वो 0 होगा, ठीक। So from here we can write that कि psi cos of then we have cos of psi is equal to under root e du over ds, और उसी तरह से साइन ऑफ साई जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट जी डी वी ओवर डी एस, ठीक। बिकॉज एफ जो है वो 0 है। और उसी तरह से अगर हम इसको इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम इक्वेशन इस एक्सप्रेशन में यूज करें, इस एक्सप्रेशन को हम नीचे लिख लेते हैं, सिंस कप्पा एन इज इक्वल टू डी एल डी यू स्क्वेयर प्लस एन डी वी स्क्वेयर ओवर ई डी यू स्क्वेयर प्लस जी डी वी स्क्वेयर। सो सिंस देखो आल्सो लिख देते हैं, आल्सो जो हमारे पास डी एस स्क्वेयर होता है वो दैट विल बी ई डी यू स्क्वेयर प्लस जी डी वी स्क्वेयर, क्योंकि एफ 0 है, बिकॉज एफ इज 0, तो यहाँ पे अब मिडिल टर्म आएगी नहीं जो डी यू डी वी वाली होती है, तो एफ 0 है। सो डेफिनेटली यहाँ पे डी एस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस कि हमारे पास जो कप्पा एन है वो किसके बराबर आ गया, कप्पा एन इज इक्वल टू एल डी यू स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में ये डी एस बन गया तो मैं इसको अलग अलग यूज कर सकता हूँ। सो इट इज डी एस स्क्वेयर प्लस एन डी वी स्क्वेयर ओवर डी एस स्क्वेयर, सो इट इज एल डी यू ओवर डी एस का होल स्क्वेयर प्लस एन इंटू डी वी ओवर डी एस का होल स्क्वेयर, ठीक। सो इस एक्सप्रेशन को हम अगर यूज करें यहाँ पे डी यू ओवर डी एस का वैल्यू यूज करें और डी वी ओवर डी एस का एक्सप्रेशन यूज करें हम यहाँ पे, सो व्हाट वी गेट
L over E कोसाइन स्क्वायर साई और N over G साइन स्क्वायर साई। ठीक, यहाँ पे यूज कर दिया एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास ये बन गया। एंड ये हमने अभी फाइंड आउट करा था, ये कप्पा ए है और ये कप्पा बी है। सो देयरफॉर कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा ए कॉस स्क्वायर साई प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साई। So that's all for this Euler's theorem. One more corollary on this is agar, and this corollary is कि अगर हमारे पास कप्पा n1 एंड कप्पा n2 denote normal curvature in two orthogonal directions, then we have, तो इसका मतलब कप्पा n1 क्या आएगा? कप्पा n1 आएगा जो मैं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा, सो दैट विल बी कप्पा a cos स्क्वायर साई प्लस कप्पा b साइन स्क्वायर साई, क्योंकि a तो एक डायरेक्शन में हो गया। नाउ अगर हमने दूसरी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, अगर और वो डायरेक्शन जो ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब इस डायरेक्शन के साथ दूसरा जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक, तो उसको हम कप्पा n2 से डिनोट करेंगे और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी π/2 प्लस थीटा, 90 का फर्क होगा एंगल में। सो π/2 प्लस थीटा साई। सो डेफिनेटली इसको सिंप्लीफाई करें, सो यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगी, यह बन जाएगा साइन, माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे कप्पा बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर साई। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इफ बी एडिंग दिस टू, तो यहाँ पे बनेगा कप्पा n1 प्लस कप्पा n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा कप्पा ए कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई, दैट इज कप्पा ए, and this is kappa b sin square psi plus cos square psi, that is kappa b. So this is very important result, and this expression will also constant, ये constant रहेगा, which is constant, and this is known as Duplin theorem. तो you can add this also, कि अगर डुप्लिन थ्योरम पढ़ती है तो आपने इसके साथ ऐड आगे ये वाला एक्सप्रेशन जो क्रोलरी है वो इसके साथ सिंप्लीफाई कर देनी है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारे पास ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में जो कर्वेचर आया वो हमारे पास जो प्रिंसिपल कर्वेचर है उनके सम के बराबर ही आ गया। सो इसका मतलब नॉर्मल ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में जो कर्वेचर है उसका सम और जो प्रिंसिपल कर्वेचर का जो सम है दैट रिमेन सेम, so it will be constant, and this is known as Duplin's theorem. So that's all for today's lecture. Thank you.